दिल की बात। दिल की बात। नाज़रीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे A1 टीवी की एक पॉडकास्ट सीरीज चल रही है। गुज़िश्ता दिनों आपने हमारे पॉडकास्ट को काफ़ी सराहा। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराना चाहते हैं जिनके रैचूर शहर में, ज़िले में और दीगर मुकामात पर मिल्लत के लिए काफ़ी अहम खिदमात है। चाहे वो तालीमी शुबा हो या फिर मिली शुबा हो, और भी दीगर कई शोबाजात में इन्होंने नुमायां खिदमत अंजाम दी हैं। मेरी मुराद है अमीर जमात इस्लामी रैचूर जनाब आसिमुद्दीन अख्तर साहब से। आसिमुद्दीन अख्तर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाजरीन को इस बारे में बताइए कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसी रही, इन्हें आपने तालीम कहाँ से हासिल की, और आपके बचपन में क्या कोई ऐसा वाक़या जो काबिल ज़िक्र हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का करम है कि उसने हमें यहाँ रैचूर की सरजमीन पर, यानी यहाँ पैदा होने, फिर यहाँ के लिए कुछ खिदमत अंजाम देने की तौफीक बख्शी। यहाँ मेरी जो इब्तिदाई तालीम हुई वो नया मदरसा, जो उस जमाने में जो कि प्राइमरी तक ही था, 7th तक, माशाअल्लाह, उसमें मेरी तालीम हुई 1st to 7th। के बाद मैं 8th के बाद 8, 9, 10 टैगोर मेमोरियल हाई स्कूल, जिसे हम बड़ा टैगोर कहते हैं, वहाँ मैं दाखिला लिया। मेरे साथ और भी 2 हज़रात टैगोर शिफ्ट हुए थे उस जमाने। एक इरफान मनियार साहब, हमारे जो जाफर मनियार साहब के साहबजादे हैं, और एक निजामुद्दीन थे। हम तीनों मिलकर के टैगोर में दाखिला लिए। अलबत्ता उसी साल 8th हमारे यहाँ नए मदरसे में भी 8th की तालीम शुरू कर दी गई। तो नया मदरसा का जो माहौल रहा, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि वो दीनी और दुनियावी लिहाज से सबसे बेहतर माहौल हमें वहाँ मिला, और उसके जरिए से हमारी सलाहियतों में इजाफा हुआ। वहीं हमने अपने आप को एक अच्छे सांचे में ढालने की कोशिश की। मेरी वालिदा भी वहाँ टीचर रही हैं, छोटे अकबल आपा के नाम से काफी मशहूर रही, और मेरे असातिज़ा इकराम में जनाब यमनी साहब उस वक्त सदर मुदर्रिस रहे। उसके बाद शमीम साहब सदर मुदर्रिस रहे, जनाब लतीफ़ साहब सदर मुदर्रिस रहे। तो इस तरह हमारे एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस के साथ वहाँ उर्दू मीडियम में रहकर पढ़ने, लेकिन उसके बावजूद टॉप करने की हमें तौफीक। आप देखेंगे जो बच्चे उर्दू मीडियम से इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, लेकिन अल्लाह का करम है कि हम टैगोर स्कूल में जब गए, वहाँ पर भी हमने तीनों साल 8, 9, 10 में टॉप किया। मैं और निजामुद्दीन कादरी जो है वो दोनों टॉप करते रहे माशाल्लाह, और दीगर कॉम्पिटिशन्स में भी हमारा नुमाया मुकाम हासिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी इब्तिदाई दौर था। उसी दौर में हम नूरी महफिल से भी जुड़े रहे। नूरी महफिल उस जमाने में हुआ करती थी, तो छोटे बच्चों के लिए नूरी महफिल के नाम से हम चलाया करते थे, जो जमात इस्लामी की जिसमें सरपरस्ती हासिल। तो उसमें मैं सदर मुकामी के हैसियत से काम किया उस जमाने में। प्लस रजवी खानदान के हमारे उमैर रजवी, सलमान रजवी वगैरह मेरे साथ उस जमाने में, इरफान मनियार, हम सब मिलकर के जो है नूरी महफिल चलाया। तो काफी अच्छा उस जमाने में माहौल रहा। उसके जरिए से एक अच्छा सर्कल हमें मिला, और हमारी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में। नूरी महफिल में क्या होता था? वो बच्चों को वही इस्लामी तरबियत दी जाती थी। अब जैसे आज के जमाने में हमारे पास CIO के नाम से है, चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उस जमाने में नूरी महफिल हुआ कर, तो उसमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ छोटे छोटे यानी एक्टिविटीज होती थी, जिसके जरिए से इस्लाम की तरफ रहनुमाई मिलती थी। बहुत बड़ा काम उस जमाने में हुआ करता। उसके बाद हम SIO की तरफ बढ़े। 1982 में SIO कायम हुई, तो हमारे यहाँ काफी नौजवान जो भी इस तहरीक से जुड़े हुए थे वो SIO के मेंबर बने, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के भी, और फिर आगे चल करके हमने जो है जमात के अंदर एंट्री ली। अमली जिंदगी में आप कहाँ से ये करे माश के लिए वगैरह, उस बारे में भी कुछ बताइए नाज़रीन को। जी, मैं इंजीनियरिंग किया यहाँ 11th 12th गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से साइंस में, PUC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर गवर्नमेंट कॉलेज। मेरा घर भी वहीं करीब था। हाँ जी। तो PUC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है मदरसा पोखानिया जिससे लगा हुआ है, तो वहीं हमारी PUC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तालीम हुई माशाल्लाह से, और वहाँ भी अच्छे असातिज़ा मिले। और हालांकि स्कूल पुराना था, कॉलेज में जो वो सहूलियात नहीं थी जो आज के बच्चों को हासिल है, लेकिन वहाँ जो माशाल्लाह से लेक्चरर्स वगैरह थे उस जमाने में, अब जिसमें हम पटेल साहब का नाम ले सकते हैं, फिजिक्स के लेक्चरर थे SM पटेल साहब, प्लस हुड़दमनी बोल के हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, और एक बायोलॉजी के लेक्चरर थे, उनका नाम देखिए अब याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह जो लेक्चरर्स हमें मिले माशाल्लाह उस जमाने में, तो काफी मैं उन्हें याद रखता हूँ। और उर्दू के जो हमारे थे, एक मोहतरम शायर साहब थे, अलीगढ़ से ताल्लुक था उनका, यही कोटकलार में उनका क़याम था, बाखर साहब, हमने उनसे उर्दू सीखी, और खुसूसन
इकबाल के साथ जो लगाव उन्होंने हमारा बनाया जी बाखर साहब माशाल्लाह। बाद में कुछ आखिरी जमाने में उनका याददाश्त वगैरह पे फर्क रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी हुआ। उसके बाद मैं जो है उस जमाने में जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसको हमने, यहाँ एंट्रेंस एग्जाम नीट वगैरह है लेकिन उस जमाने में नहीं हुआ करता, तो सिर्फ इसके बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे मैं बेलगाम में मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बी इलेक्ट्रिकल में KLE इंजीनियरिंग कॉलेज जो सबसे मशहूर कॉलेज है, वहाँ पे मैंने दाखिला लिया और मेरे 4 साल बेलगाम में गुजरे। तकरीबन 84 से लेकर के 88-89 में मैं वहाँ से कर्नाटका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके निकला वहाँ। फिर मार्च का मामला था, तो जैसे ही वहाँ से एग्जाम दे के आते ही यहाँ कल्लूर पॉलिटेक्निक उस जमाने में जी हाँ न्यू एजुकेशन सोसाइटी का चल रहा था माशाल्लाह, तो उसमें मैंने वैसे थे लेक्चरर के ज्वाइन कर लिया, असिस्टेंट लेक्चरर के। जी जी मेरे सरपस की उस वक्त हमारे खलील साहब थे माशाल्लाह, तो इधर मछली बाजार खलील साहब मैकेनिकल इंजीनियर, वो वाइस प्रिंसिपल थे उस जमाने में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया। मैं तकरीबन समझता हूँ कि 6 महीने मैंने वहाँ पे लेक्चरर की खिदमत अंजाम दी। यहाँ से हम कल्लूर जाते थे उस जमाने में, बसेस कम थे जब। हाँ, शुरुआत तो हमने यहीं पीछे रूम्स में पढ़ाना शुरू किया, बाद में वो वहाँ शिफ्ट हुआ था कल्लूर। तो वहाँ से भी काफी यादें मुझसे, लेकिन आज भी लोग मिलते हैं जो डिप्लोमा के साहब आप हमको पढ़ाए थे लेक्चरशिप। अरे वाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है सुनकर के। तो पहले मेरा जॉब था, लेकिन फिर मेरी एक तमन्ना थी कि मैं जरा बाहर निकलूं और मजीद जो है कुछ कारनामे अंजाम दूं। तो खैर वो वालिदा का इसरार था कि मैं ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैं बेलगाम चला गया। बेलगाम से फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे में मैंने अपनी मुलाजिमत शुरू की वहाँ। एक तो शिप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम मैंने किया, बहुत बड़ा काम था, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला वहाँ पे। काफी उसके अंदर यानी हेक्टिक जॉब होता है, राउंड द क्लॉक आपको काम करना पड़ता है, कभी कभी 36 घंटे 48 घंटे शिप्स को रिपेयर करके देना हो। तो वहाँ मैंने काम किया। फिर उसी दौरान मैं भावनगर पोर्ट गुजरात में काम किया, शिप्स पर जाकर पानी के बीच में, समंदर के बीच। तो वो कुछ यादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ट्रैक्शन, ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं उस जमाने में बॉम्बे की, तो उसके काम भी हम करवाते थे, तो उसमें भी मैंने कुछ अर्से काम। लेकिन फिर अल्लाह ने कुछ और हमारे मुकद्दर में लिखा था, तो मैं वहाँ से, हमारे भाई साहब उस वक्त मक्के में जॉब कर रहे थे बिन लादेन, तो उन्होंने मुझे वहाँ से वीजा भेज, और उस जमाने में आजाद वीजा कहते थे। तो मैं फिर यहाँ से मक्के का रुख किया। 1990 सितंबर में मैं चला गया बाहर। 1990 से तकरीबन 2016 26 साल हमने जो है बाहर मक्का में गुजारे, मुख्तलिफ मुकामात पे, जद्दा, फिर आपका सऊदी अरब में, कतर, बहरीन, दुबई भी हमारी ऑफिस थी, और फिर मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज भी विजिट करने का मौका मिला। कई यूरोपियन कंट्रीज को आना जाना रहा, जिसमें लंदन है, पेरिस है, जर्मनी है, हॉलैंड है, मुख्तलिफ मुकामात को जो है आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2016 में ABB एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उससे मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के चला, तब से यहाँ पर खिदमत अंजाम रही। मुझे 2 बातों की बड़ी खुशी हुई। एक तो आपने इब्तिदाई तालीम हमारे नए मदरसा में हासिल की, और PUC जो है गवर्नमेंट PU कॉलेज में, तो मैं भी जो है मेरी तालीम मेरी भी नया मदरसा में भी, और PUC मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में करा। आज ये समझा जाता है कि जो है गवर्नमेंट कॉलेजों में तालीम बराबर नहीं होती, लाखों रुपए डोनेशन देकर लोग जो खानगी इदारों में तालीम दिलाते हैं, लेकिन उस जमाने में वाकई ये होती थी। आप जैसे स्टूडेंट्स को देखकर और वालिदैन को भी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों को या फिर गवर्नमेंट कॉलेजों को मजबूत करने की कोशिश करें, ना कि अपने बच्चों को दाखिला दिलाने से परहेज। इसके अलावा जमात से कब मुंसलिक हुआ और किस तरीके से आप अमीर मुकामी के ओहदे तक पहुंचे? जमात से ताल्लुक तो ऐसा रहा कि हम क्योंकि नए मदरसे में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात हमारी गुट्टी में उस जमाने से जमात से ताल्लुक रहा। वालिद साहब जो है कारकुन जमात रहे, और जो उस जमाने में इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी थी उसकी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो हमने बचपन से वालिद साहब को इसमें जुड़े हुए देखा। और दीगर हमारे असातिज़ा इकराम में जनाब शमीउद्दीन हैदर साहब, जनाब अब्दुल लतीफ साहब, ये लोग भी जमात से जुड़े हुए। तो माशाल्लाह जमात का असर शुरू से बचपन से ही रहा है। SIO में मैं 1982 में ज्वाइन किया, जब पहली बार SIO कायम हुई। अलबत्ता जमात का बाज़ाब्ता रुकन जो है मैं खतर के दौरान में बना हूँ। 2007 में मैं वहाँ का कारकुन बना, और वहाँ एक जमात की एक यूनिट थी उसको हेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैं अभा चला आया 2010 में। 2010 में अभा आया, तो 2011 या 12 में जो है मैं फिर वहाँ एक्टिव रहा जमात में। तो उसके बाद मेरी रुकनीत मंजूरी दी गई, तो बाज़ाब्ता रुकन बना मैं जमात। फिर वहाँ भी मैंने अमीर मुकामी की हैसियत से
काम किया वहाँ पे नाजिम कहते हैं, नाजिम शहर कहते हैं वहाँ, तो उस तरह मैंने अभाम खमीस मुशैत में नाजिम शहर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। जब वहाँ से 2016 में वापसी हुई तो आने के बाद फिर मैं यहाँ 1 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री रहा। इसका मतलब यह है कि जिम्मेदारी नहीं रही, जमात की जिम्मेदारी नहीं रही, लेकिन 2017 में मुझे फिर से अमीर मुकाम में मुंतखब कर लिया गया और ये मेरा 5th टर्म है, यानी 9वां साल है। हर 2 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, मुंतखब किए जाते हैं। तो उसके जमात की सरगर्मियाँ रही, आपने जो है शाहीन कॉलेज का कैंपस भी कायम किया रायचूर में, बीदर में काफी मशहूर है, आपका रायचूर में भी काफी मशहूर है और कई तलबा डिस्टिंक्शन में कामयाब भी हो चुके हैं। कॉलेज के क़याम का कॉन्सेप्ट आप पास कहाँ से आया और उसमें क्या दुश्वारियां पेश है? अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसेप्ट मेरा बहुत पहले से रहा। इनफैक्ट मैं जब जिद्दा में था तो मुझे अच्छा याद पड़ता है कि मेरे जो उस्ताद थे मिर्जा यावर बेग, मैं उनको अपना बिजनेस गुरु मानता हूँ, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन देने को कहा कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में। तो हर एक ने अपने अपने बिजनेस रिलेटेड बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने जो है जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें एक ऐसा स्कूल का क़याम था या कॉलेज का जो हमारी मिल्लत के लिए कारगर। तो मैंने उसके अंदर बाज़ाब्ता जो डिटेल प्लान दिया था वो आज भी मेरे पास महफूज है। तो उन्होंने कहा ये तो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बिजनेस रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो है मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं जाकर के सोसाइटी और समाज के लिए, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ की मैंने मिट्टी में जन्म लिया और वहाँ बहुत सारे फायदे उठाए हैं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो है कौम की कोई खिदमत कर। तो उन्होंने बड़े उसको सराहा था, कहा था कि आपका गोल है तो उसको जरूर जो है आप अचीव की। तो मैं जब 2016 में वापस आया तो मेरे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जिसे कहते हैं। जैसे खुद मेरी जो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी ABB, उन्होंने कहा कि आप इस रीजन के लिए सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश करें, हम आपके साथ हैं। क्योंकि मैं सर्विस टीम का कंट्री हेड माना जाता था एक जमाने में, खतर में कंट्री हेड रहा। फिर आपके साउथ में मैंने जो है ABB को लीड किया है, पूरा साउथ रीजन मेरे पास। तो उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ लीड करें, हम आपको पूरा इंडिपेंडेंटली जो है चार्ज था। मुझे अब जो है बहुत कुछ मैंने दुनिया करी है, कुछ दीन के लिए कुछ करना है। तो यहाँ आने के बाद मैं सारा अपनी जो कमाई थी, जो मुझे कुछ भी मिली थी, ग्रेचुटी की शक्ल बोल सकते हैं आप, जो मेरा बैंक बैलेंस, मैंने उसको इस काम में लगाया और मैं और मेरी अहलिया दोनों इस काम में जुट गए शुरू दिन। और हमने चाहा कि स्टैंडर्ड कायम करें ताकि दीगर इदारों की तरह आप फिर बाद में ये ना कहें कि लोग जो मुस्लिम इदारे ऐसे हो। तो मैं चाहता था, तो काफी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है उसमें, और उसमें बरकत भी हुई। काफी मुखालिफतें शुरू में तो रही यहाँ लोकल लेवल पर, और उसमें काफी लोगों ने मुझे यानी इससे रोकने की भी कोशिश की। तो मैंने कहा कि अल्लाह मेरे साथ, इंशाअल्लाह मैं जो है इसमें आगे बढ़ूंगा। आपके घराने को जो है एक इल्मी घराना कहा जाता है। आपके वालदा मौलिमा थे, आपके बहनें भी मौलिमा हैं और आपके फर्जंद भी जो है लेक्चरर हैं। तालीम आपकी घुट्टी में है, तो आप चाहे तो खुद का एक ब्रांड बना सकते थे। शाहीन को लाकर यहाँ पर कायम करने का क्या है? शाहीन के लेवल का एक ब्रांड आप कायम कर सकते थे। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। असल में दरअसल उस वक्त मैं चूंकि नया था यहाँ पर, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि एक नया ब्रांड एस्टेब्लिश करने में जो वक्त जाता वो थोड़ा वक्त लगता है ना। तो शाहीन के चर्चे थे, लेकिन मेरे कोई ताल्लुकात भी नहीं थे उनसे ज्यादा। जब मैंने इनके बारे में जाना मुख्तलिफ लोगों से, तो कहा कि इस नौइयत का इदारा जल्द अज जल्द यानी जड़ें पकड़ेगा। तो उसी मुनासिबत से मैं उनको अप्रोच किया। और मेरे साहबजादे तो उस वक्त कंप्यूटर इंजीनियर थे, वो बेंगलोर में रहे। शुरू के दौर में तो मेरे साथ नहीं रहे, लेकिन फिर अब्दुल कदीर साहब के कहने पर वो मेरे साथ हो लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा जो है चार्ज संभाल लिए और मुझको ज्यादा फरागत नसीब है शाहीन की तरफ से। तो है ब्रांड एस्टेब्लिश करने का तो एक, अब देखिए मैंने जब आने के बाद पता किया कि इसकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक ट्रस्ट होना चाहिए जो मुसलसल 3 साल तक उसके ट्रांजैक्शंस बताने पड़ते हैं, बहुत सारी टेक्निकल जो डिफिकल्टीज थी वो मैं नहीं कर पा रहा। तो फिर एक बनी बनाई चीज जो शाहीन के इसमें कि वो मुझे मिली और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से पिकअप स्टार्ट मिला वहाँ। तो इसीलिए मैं जो है शाहीन के साथ हूँ और उनका सपोर्ट बड़ा अच्छा रहा। क्रिसेंट एजुकेशन ट्रस्ट का एक क्रिसेंट PU कॉलेज भी था, आप चाहे तो उसको भी डेवलप कर सकते थे, आप लेकर उसकी जिम्मेदारी। हाँ, तो उस जमाने में नहीं सोचे आप? नहीं हुई बात, हुई उन लोगों से भी काफी। हम वहाँ पे भी कॉलेज चलाए शुरू में, क्रिसेंट PU कॉलेज में अच्छा चला, तो उनके साथ माशाल्लाह से टाई अप भी हुआ हमारा। लेकिन वही मसला ये है कि बिल्डिंग का मसला था और भी दीगर मसाइल थे क्रिसेंट के साथ। तो उनकी जाती बिल्डिंग है क्रिसेंट वाला? हाँ थी ना, उस चीजें में तो ऊपर, लेकिन उसके बाद उनका जो एक्सपेंशन था प्लान, उसकी वजह से जरा मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए हम तो शुरू में तो हमारी उनकी बातचीत तो हुई थी। इसके अलावा और भी कई तंजीमों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुल जमाती काउंसिल भी है,
اس کے قیام کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا کس طریقے سے ملت کے اتحاد میں کام کر رہی ہے؟ یہ پوری ایک جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے، تقریباً سبھی مسلک کے لوگ اس میں شامل ہیں الحمدللہ، اور ہم سب نے مل کر کے ایک زمانے میں رابطے ملت کے نام سے ہم نے شروع کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، رابطے ملت کے نام سے شروعات ہوئی تھی اس کی، اور یہاں پوری جماعتوں کے لوگوں کو اس میں انوالو کیا گیا۔ بعد میں اس کا نام جو ہے بدل کر کے کل جماعتی ہوا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں جو ملی مسائل ہیں شہر کی سطح پر، ان کے سلسلے میں بیٹھیں، گفتگو کریں، پھر اس سلسلے میں متفقہ رائے جو بھی بنتی ہے، اب جیسا مسلم پرسدہ کے تعلق سے ہے، وقف کی جائیدادوں کے تعلق سے ہے، یہ جو بھی مسائل ہیں، پھر الیکشن کے وقت جو ہمارا رول اور کردار ہونا چاہیے، اس پر بحث ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں آگے چل کر کے ایکشن لیا جاتا ہے۔ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے ماشاءاللہ کل جماعت۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے کل جماعتی ہو، رابطہ ملت ہو، یا پھر آپ کی بنگلور سے بھی کئی جماعتیں وغیرہ، جی کئی تنظیمیں وغیرہ آتی ہیں، ان کے ذمہ دار آتے ہیں، وہ صرف انتخابات میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بعد میں جو ہے جب یعنی قوم کو یہ بولتے ہیں کہ آپ فلاں کو یہ کرو، سپورٹ کرو، لیکن جب قوم کو اس لیڈر کی سپورٹ پڑتی ہے تو کوئی بیچ میں نہیں آتا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہاں ایکٹیو ہونے کی قوم کو ہدایت دیتے ہیں لیکن کبھی لیڈر سے کام قوم کو نکالنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے وہ۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ، آج بھی جو ہے ہم بیٹھتے ہیں، ملی مسائل پر بات ہوتی ہے، اور جہاں جہاں اپروچ کرنا ہے اس سلسلے میں اپروچ بھی کرتے ہیں، لیکن جیسا دیگر جماعتوں کے تعلق سے ہوتا ہے یا دیگر اداروں کے تعلق سے، تو وہ جا کر کے پھر وہاں ٹھہرنا اور ان سے مانگنا، یہ طرح ہمارے اس جماعتی کا مزاج کو اس نوعیت کا نہیں رہا، اور ہم اس کو مناسب بھی نہیں سمجھا۔ البتہ جب بھی ضرورت پڑی ہم نے میمورنڈم دیا، ایم پی کے پاس بھی گئے، پھر ہمارے ایم ایل سی صاحب کے پاس بھی گئے، دیگر لوگوں کے پاس بھی جا کر کے ہم نے یہاں کے مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، رکھا ہے اپنے آپ پوزیشن بھی رکھا ہے ہم کو، اور وہ لوگوں نے بھی اس کو ایگری کیا ہے کہ جو بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن جس طرح کی ہماری امیدیں ہوتی ہیں اس پر وہ پوری نہیں اترے، یہ بات تو ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر سوچا جائے گا کہ اس سلسلے میں کیا اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ شاہین کے تعلق سے ایک اور بات یاد آ گئی، آپ یہ ادارہ یعنی بزنس کے حساب سے نہیں کھولے بلکہ قوم و ملت کی خدمت کے لیے کھولے، اس کے باوجود فیس زیادہ ہے بول کر لوگوں کی شکایت۔ نہیں ہے فیس زیادہ تو نہیں کہہ سکتے آپ، اب آپ اگر ہمارے اکاؤنٹس کو دیکھیں گے تو ہم جو ہے ہر ہمیشہ یعنی نیک ٹو نیک چل رہے ہیں، سیلریز نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ فیس تو ایک ہم بولتے ہیں کہ بھائی اتنی فیس ہے، لیکن تو کبھی کوئی بھی جو ہے آدمی آگے بڑھ کر کے فل فیس نہیں دیتا۔ میں اب میرے پورے تقریباً 2017 سے 2025 چل رہا ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹوٹل اگر کوئی صاحب دیے ہیں جو کہ ہماری فل فیس ہے تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ اس سال میں انہوں نے دیا تھا، اس سال میں انہوں نے دیا تھا، ورنہ تقریباً لوگ جو ہیں ہمارے پاس آ کر کے کوئی نہ کوئی ریکمنڈ لاتے ہیں کہ عرفان صاحب نے بھیجا ہے تو آپ جو ہے کم کریں، پھر ہم عرفان صاحب کے لیے کم کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ جاوید صاحب کا ریکمنڈ لے کے آتے ہیں، اس طرح پھر ایک اور صاحب کا لے کے آتے ہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں سے فون کرواتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کبھی کبھی 50% سے بھی نیچے فیس لینا پڑتا ہے، اور ہم ہر سال تقریباً 10 ایسے نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے ہم پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، جس میں یتیم ہیں اور دیگر بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے بچے ہیں، اور جو بھی ریکمنڈ کرتے ہیں لوگ الحمدللہ ان کو ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو ان 10 آدمیوں کا تو بوجھ ہم کو اٹھانا ہی پڑتا ہے، پلس دیگر لوگوں کوئی بھی جو ہے 100% کوئی فیس نہیں ادا، کوئی 50% ادا کرتا ہے، کوئی اور اچھا 2 سال پڑھنے کے باوجود اس کے بعد پھر معاف کروا لیتے ہیں فیس۔ آج بھی ہمارے پاس کئی لوگ ایسے کیسز ہیں جو پوری فیس تو پہلے لکھا دیا انہوں نے، پھر 2 سال کے بعد جو آ کر کے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صاحب فیس معاف کر دیں، تو اس طرح ہمارے لیے بڑا دشوار ہے آج کے زمانے میں چلانا، اور خصوصاً ملت کے درمیان میں جو مزاج ہے وہ اس کے لیے رعایت کا جو مزاج ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ فیس ہم باضابطہ اتنی تو کہتے ہیں لیکن کوئی جو ہے وہ فیس نہیں ملتی ہے، ہمیں وصول نہیں ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف، اور کس طرح چلا رہے ہیں وہ ہمیں ہی پتا کیا حالات۔ خیر یہ تو تعلیمی باتیں ہیں جی اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو سب سے بڑا چیلنج کون سا درپیش؟ جی اب دیکھیے صاحب، سب سے بڑا چیلنج میرے حساب سے ہمارا رائچور مسلمان تو پورے اوور آل جنرل ٹرم ہو گیا، میں یہاں رائچور کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی یہ جو نوجوانوں کے اندر بے راہ روی جس طرح عروج پا گئی ہے، ہمارے بچوں کے اندر خصوصاً، آپ دیکھیے ہم مسلم علاقوں میں رات میں نکلتے ہیں تو عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے پورے نوجوان جو ہے راتوں کو جاگ رہے ہیں، اور مختلف ایکٹیویٹیز آپ کو پتا چل رہی ہیں کہ کس طرح نشے کے تعلق سے بھی کئی باتیں سامنے آئیں، کچھ مرڈرز ہوئے رائچور کے اندر، تو یہ
बड़ी बेचैनी की कैफियत कि हमारे नौजवान इस कदर यानी बिगड़े हुए माहौल में सांस ले रहे हैं और इसका इफेक्ट दीगर नौजवानों पर पड़ रहा है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मेंबर मेहराब इन कामों के लिए इस्तेमाल, हमारे जो वाइजीन हैं, हमारे जो खतीब हैं, इमाम हैं, इस जलते और सुलगते हुए मसले पर बोलें। और फिर हमारी ईदों त्योहारों का भी जो हाल आप देख रहे हैं, अभी ईद मिलादुन्नबी गुजरी, उसके बाद हमारे क्या डीजे वगैरह की बात चली थी कि डीजे बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह डीजे का इस्तेमाल हुआ। तो हम जो है कंपटीशन में लग गए हैं दीगर गैर मुस्लिमों के साथ, और हम चाहते हैं कि अपनी धाक किस तरह बिठाएं, जबकि हमारा माहौल जो है कुछ और सिखाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत रही है, एक रोल मॉडल रही है, और हम उस तरह का दर्स देने वाले बने, लोगों को दिखाएं रोल मॉडल कि भाई इस तरह इस्लाम सिखाता है हमें, और इसके जरिए से जो है ये होना। तो ये आज का बहुत ही अहम मसला है कि इसको मंशियात मुक्त बनाया जाए, ड्रग जो एडिक्शन चल रहा है इसको खत्म किया जाए। फिर नौजवानों को जो है ये रातों में जो जागने की आदत है उससे मदद। फिर मैं अभी एक वलीमा में गया था, मैंने तो आज तक देखा नहीं था, वो जो क्रैकर का बॉक्स पड़ा हुआ, क्रैकर का बॉक्स उठा के देखा मैंने, तो उसके ऊपर 6,500 रुपए MRP दिखा मैंने। तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर वो पूरे 6,500 रुपये की उड़ा दिए, और एक बॉक्स में कई बॉक्स उसमें जो है उड़ा दिए गए। और ये हमारे मुस्लिम घराने कर रहे हैं माशाल्लाह। तो क्या हो रहा है, किस जगह पैसा लग रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, और इसके जरिए से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं है। बहुत अजीब माहौल जो है बना हुआ है हमारा। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, हम खुद भी यानी अमल करने वाले बने, दूसरों को भी रोकें इस बात से, और इस मुआशरे को खुसूसन एक तालीम याफ्ता मुआशरा। फिर दूसरी जो अहम बीमारी मैं देख रहा हूँ वो है हमारे फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस अस्लम एरियाज में खुसूसन। अलहमदुलिल्लाह जमात के तहत 2 सोसाइटियां आज काम कर रही हैं। एक सहूलत सोसाइटी है, दूसरी मीज़ान जो बगैर सूद के कर्जे देती है माशाल्लाह। ये आप देखेंगे कि मुथूट फाइनेंस में जो लोग पैसा लगा अपना ले आकर रखते हैं, असल जैसे यूं का तू बाकी रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट में उनकी पूरी इंस्टॉलमेंट जाए, और तकरीबन खवातीन इसमें मुलविस। और फिर उन खवातीन के साथ अजीब से स्टोरीज सुनने को मिलते हैं कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार, ये जो पिग्मी कलेक्टर्स आते हैं उनसे वसूली के लिए किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ऐसे हमारी मिल्लत की माँ और बहनों के साथ बड़ा अजीब सा सलूक हो रहा है, और ये बड़ी खतरनाक बात, बड़ी इसको रोकने की जरूरत है, रोकथाम की जरूरत। हमारी खवातीन को बताया जाए कि जरूरत से ज्यादा हरगिज इन माइक्रो फाइनेंस को अपना जाए, और हम लोग इसको एस्टैब्लिश करें, छोटे छोटे फाइनेंस सिस्टम्स बनाए माइक्रो फाइनेंस, और इसके जरिए से इन लोगों की हिफाजत हो, गलत लोगों के हाथ ये हत्ते ना चढ़ेंगे, समझे सर। तो ये हमारी अपनी छोटी मोटी कोशिश है। जमात अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में काफी काम कर रही है। फिर कई एक चीजें, लोगों के घरों का मसला है, बीमारियों का मसला है, ऑपरेशन का मसला है, शादियों का मसला है। हमारी शादियां लाखों में हो रही हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है, और हमारी बहनें बेटियां जो घरों पर बैठी है बगैर शादी। तो एक अजीब तरह का माहौल है जहाँ हिस्सास तबीयत रखने वाले लोग जो है सांस लेना दुश्वार महसूस कर रहे हैं आज की सोसाइटी। तो हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ उठ खड़ा हो। हम में से हर नौजवान को, हर बूढ़े को, हर तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता आदमी, हर आदमी मिलकर के इसके सद्दे बात की। अदरवाइज जो है हम कहाँ जाएंगे पता नहीं, और ऑलरेडी कई नुकसान उठा रहे हैं, और मजीद जो है माहौल बिगड़। तो ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी हिंद है, पहले के लोग जो थे वो जमात इस्लामी हिंद के उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करते थे, लेकिन मौजूदा जो लोग हैं वो उतनी सख्ती से उस पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो उतना काम नहीं कर पा रहे जितना कि उनके साबिक अफराद ने किया। इस बारे में क्या बोले? अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ही बोले कि शादी में क्रैकर्स का डब्बा देखकर मैं हैरान हो गया। तो अगर यही जब बात अगर पुराने जमाने में होती है, यानी आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, तो वो लोग दावतों का बाइकआउट करते थे। आज वैसा बाइकआउट करने की हिम्मत आज के लोगों में नहीं है, और मुंह पे बोल देते थे पुराने लोग के जो है आपकी शादी में फला फला गैर इस्लामी काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे। तो आज के वो जमात इस्लामी के लोगों में वो बात नहीं है, वो ये नहीं है बोलकर बोलते हैं। क्या कहाँ तक सही है उनकी बात? लोगों नहीं, एक चीज तो है कि थोड़ा बहुत इस सिलसिले में आप पहले के हमारे अकाबरीन को देखेंगे तो वाकई जो है, मैं खुद भी याद करता हूँ कि हमारे डॉक्टर हिसामुद्दीन साहब थे सिंधनूर से, वो हमारे एक दोस्त की बहन की शादी में आए थे, कोट कलार में हुई थी शादी। तो वहाँ पे कुछ गाना बजाना, पहले का राउंड प्लेयर होता था, क्या बोलते हैं, ढोल, ग्रामोफोन टाइप, उस पर कुछ बाज़ाब्ता म्यूजिक चल रही थी उस जमाने। तो वो साहब आए और वो सीधे जो है बोले कि इसको बंद करवाओ, और बच्चों नहीं माने, उनके जो भी थे रिश्तेदार। तो फिर वो वहाँ से
सीधे उठे और चल दिए। तो अब वो जरा हमारे अंदर थोड़ा सा वो ईमानी जुरात या कैफियत कह लीजिए खुद तो महसूस नहीं करते हम कि जो ऐसा बाइकआउट जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि होना चाहिए, मैं इसको मानता हूँ कि होना चाहिए बाइकआउट। लेकिन अब क्या है, अब हमें खुद नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या किस किस्म के चले जाते हैं दोस्ती के खातिर और वहाँ बाद में पता चलता है किस तरह का हुआ है। मैं तो अभी तक देखा नहीं था, पहली मर्तबा ये चीज देखने में आई मेरे मुशाहिदे में। इंफरादी तौर पर नहीं, हाँ। मगर मजमूई तौर पर जो है ये देखा जा रहा है कि पहले जिस तरीके से मुंह पे बोल दिया करते थे नहीं बोल सक रहे, कुछ तो थोड़ा एतदाल पसंद भी आ गई, कुछ हद तक कंप्रोमाइज हुआ है इस सिलसिले में। इस बात को रिवाइव करना चाहिए क्या जमात इस्लामी अपने आप? नहीं आते हैं बाज़ाब्ता हमारे पास हिदायत आती है और उसको अमल में भी लाया जाता है। बात हम अवॉइड भी करते हैं, बगैर बोले कि अवॉइड भी हो जाता है, लेकिन हर जगह उसका ढंडोरा नहीं पीटा जाता कि हम कौन कौन सी चीजें अवॉइड कर रहे हैं। अब देखिए मसलहत ये है कि उम्मत को जोड़ा जाए क्या साहब, और उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ये सारी मसलहतें भी हैं। अब एक जगह जुड़ रहे हैं लोग तो हम चाहते हैं कि उसको जो है वो जोड़े रखें। तो कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज हुआ है और वो जोड़ने की खातिर, एकजहती की खातिर, या आप जो कह लें उसको आगे बढ़ाने की खातिर जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जी। अब जैसा कि आप बता रहे थे कि हमारे नौजवान जो है देरा रवि इख्तियार कर रहे हैं और मंशियात वगैरह की तरफ या रात में रत जगह हो रहे हैं उनके जी, तो इस सिलसिले में कई खुतबा इकराम, कई खतीब हजरात जो है अपनी मसाजिद में खुतबा देते हैं, कई जलसे जुलूस भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुधार नहीं आ रहा माशरे में। क्या जो दीन का काम कर रहे हैं उन्हें जमीनी सतह पर आकर अब काम करना चाहिए? बहुत बहुत अहम ये है सुझाव। मेरा खुद भी मानना ये है कि ये सिर्फ तकरीरें करने से नहीं होगा। और हमारा हाल आप जानते हैं कि जुमा के खुतबे में कौन बैठ करके सुनते हैं, कब आते हैं नमाज, तो ये सब हमारे इल्म में है, मुशाहिदे में है। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे नौजवानों के दरमियान में उठना बैठना और हम लोग करें जो इस किस्म की एक्टिविटी में मुलविस हैं या वो एरिया में पावरफुल हैं, समझा सकते हैं नौजवानों, तो वहां जा करके काम करने की जरूरत, जाहिर सी बात है जमीनी सतह पर, यानी ग्राउंड वर्क इसके सिलसिले में होना चाहिए ताकि नौजवान जो है उससे जुड़े हमारे साथ और फिर उसको समझें, उसके मनफी असरात को, और फिर उसके जरिए से जो गलत चीज फैल रही है जिसके असरात यहाँ समाज में दिखाई दे रहे हैं। तो ये वही काम होगा कि आप मोहल्लेवारी सतह पर कमेटी बनाएं और लोगों के साथ उनके साथ उठना बैठना करें। इस पर हम बाज़ाब्ता बात किए हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसमें जमात इस्लामी जो है पहल करने वाली है और मोहल्लेवारी सतह पर हम इंशाअल्लाह इसको टेकअप इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है नौजवानों के लिए काफी अच्छा मैसेज दिया। आखिर में भी अगर कुछ और मैसेज आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना गुफ्तगू यहीं पर हम तमाम। मेरी एक ही गुजारिश है हमारे भाइयों से, बहनों से, माओ से, बेटियों से कि देखिए वक्त आ गया है कि हम सब मिल करके इस समाज के अंदर भलाइयों के फरोग और बुराइयों के को रोकने के लिए आगे बढ़ें, उठें, इक़दाम करें और हम सबको मिल करके जिम्मेदारी उठानी होगी। हर सतह पर, हर लेवल पे काम करने की जरूरत है और हम सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफात कम हो गए हैं, मसालिक वगैरह का मसला नहीं रहा, अल्लाह का करम है। अब हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके बैठ रहे हैं और काम हो रहा है। तो ये मेरा पैगाम है। मैं नौजवानों से, माओ बहनों से, बुजुर्गों से सबसे अपील करता हूँ कि रायचूर की सतह पे बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ इन मसाइल के ताल्लुक से गुफ्तगू करना, उस पर कुढ़ना, उसके ऊपर बोलना, व्हाट्सएप को एक दूसरे को फॉरवर्ड करना, ये तो ठीक है करें, लेकिन असल अमली इक़दाम बहुत जरूरी है। हम सबको मिलकर के इंशाअल्लाह जिम्मेदारी उठानी है। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं इंशाअल्लाह। तो हर फील्ड में हम काम करने के लिए आपके साथ। आखिर में मैं A1 टीवी के जो भी हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जिनको हम वाकई अपने करीब महसूस करते हैं, जनाब इरफान साहब, ज़हीर साहब, बादशाह साहब, मैं शुरू से जब से आया हूँ वाकई जो है इस चैनल का शहदा ही रहा हूँ और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप लोगों की मौजूदगी और खुसूसन जमात की एक्टिविटीज़ को जिस तरह आपने कवर किया है, मैं उस पर आप तमाम का मशकूर हूँ। और आज भी जो मौका मुझे दिया गया है इसके लिए मैं ममनून और मशकूर हूँ आपका। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमने जो भी यहाँ गुफ्तगू की है उस पर सबसे पहले तो मुझ जैसे कहने वाले नाचीज़ को अमल की तौफीक बख्शे और हम सबको मिल करके समाज को बदलने के लिए इसके अंदर एक नई जहद, नया मजबूत सोच पैदा करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो मैं इसी बात के साथ विदाई चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप।